तो आज की मेजर न्यूज है कि जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो गई है बाय 8.1% एंड ईरान ने बॉम्ब किया है यूएसए अलाइज को अक्रॉस वेस्ट एशिया। क्यों है ऐसा, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड टेक क्रैकडाउन फॉर मार्केट मैनिपुलेटर से भी, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। तो क्या यहाँ पर स्टेप्स लिए जाने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 1 मार्च 2026 एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदू, उनके बारे में जानेंगे। एंड थोड़ा भी आपको जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूंगी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आज कम है जो कि रेलेवेंट है टू योर एग्जाम पर्पसेस। तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं कि वोल्केनो दे फ्यूगो, जिसको हम फ्यूगो वोल्केनो भी बोलते हैं, जो कि 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गौतमेला सिटी है, वो इरप्ट हुआ है। एंड इसी वजह से एडवाइजरी सरकार की तरफ से वहां पर जारी की गई है। इसको ऑरेंज अलर्ट बोला गया है, ताकि अब एक्सप्लोजन के बाद जो लावा है वो काफी किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट द हार्मफुल गैसेज जो कि अब रिलीज होती हैं अलॉन्ग विद द अदर रेजिड्यूज ऑल्सो। तो इसी वजह से जो वोल्केनो है उसके हिसाब से अगर आप देखो कि फ्यूगो भी है एक नियर बाय सैंटियागो तो वोल्केनो, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यहाँ पर अगर आपको मेंस में आंसर कोट करना पड़ जाए कभी है तो आप वोल्केनोस के बारे में जब डिस्कस करते हो रीसेंट एग्जांपल्स लिखोगे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि पुराने वोल्केनोस के बारे में लिखोगे दैट इज यू कैन से कि पुरानी इन्फॉर्मेशन। नए वोल्केनो इरप्शंस के बारे में बात करते हो जब आपको मेंस में आंसर आता है तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो अब मेंस के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दे सकते हो, प्री के पर्सपेक्टिव से द क्वेश्चन कैन बी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्केनोस एंड कंट्रीज, ठीक है। आयरा, ताल, एरेबस, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ओनली 2 में कौन से? फिलीपींस एंड एरेबस, ठीक है। यानी कि ताल, फिलीपींस एंड एरेबस, एंटार्क्टिका इज करेक्टली मैच। आयरा की जब हम बात करते हैं तो वो जापान के अंदर है। तो करंटली इरप्टिंग 30 दिसंबर 2025, ऑलमोस्ट रीसेंट डेटा है। तो जितने भी अब वोल्केनोज हैं ये आपके रीसेंट एग्जांपल्स में आपको मेंस में भी हेल्प कर देंगे आंसर में, है ना। तो इसी तरीके से प्रीलिम्स में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीसेंट वोल्केनिक इरप्शन, तो आपको कंट्रीज के नाम यहाँ पर पता होंगे, ठीक है। तो आपका ये प्री एंड मेंस दोनों का पर्पज सॉल्व कर रहा है। देन एमपीसीएम रिलीजेस घड़ियाल एंड टर्टल्स इनटू कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। तो वहां पर आप कह सकते हो 53 घड़ियाल एंड 25 टर्टल्स को रिलीज किया गया कूनो रिवर के अंदर ही। एंड ये प्रोग्राम जो है वो नेशनल चंबल सैंक्चुरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सिंपल सी आपकी न्यूज है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो दीज आर नेशनल पार्क्स एंड स्टेट्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कैम्बल बे नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम, ठीक है। अब कैसे? क्योंकि कैम्बल बे जो नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है, मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, एंड नमेरी नेशनल पार्क है इन असम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नेशनल पार्क्स एंड उससे एसोसिएटेड जो लिस्ट है उसके बारे में एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। देन व्हाट पाक एयर स्ट्राइक अटेम्प्ट ऑन बगराम एयरबेस अफगानिस्तान। तो अब हमें पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी यहाँ पर वॉर तो चल ही रही है ना। तो अब क्रॉस फायर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर कि पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट किया था कि जो बगराम एयरबेस है जो कि फॉर्मर यूएस का बेस एयरबेस हुआ करता था, ठीक है, उसको अब डिस्ट्रॉय करने की अब कोशिश की गई थी, जिसको अब क्या है यूएसए कह रही है अफगानिस्तान की तरफ से अब फाइनली क्या हो गया कि आप कह सकते हो कि वो अब फाइनली इंटरसेप्ट होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना। बट देयर वाज अ चांस कि अब जो बगराम एयरबेस है वो एक टारगेट हो सकता है। सिंपल से आपकी न्यूज़ थी। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, एंटी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इससे रिस्पॉन्ड करके इसको निष्क्रिय कर दिया गया, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी आपकी। देन कंसिडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट क्या कह रही है? बगराम एयरफील्ड वाज बिल्ट बाय द सोवियत यूनियन इन 1950s। सेकंड, बगराम एयरफील्ड वाज एक्सपैंडेड एंड मॉडर्नाइज्ड बाय द अमेरिकन्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। कैसे? कि बगराम एयरबेस 11 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ चरिकार, ठीक है, जो कि अब किसमें परवान प्रोविंस के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर। जब इसकी बात करते हैं तो ये बनाया गया था 1950s के अंदर सोवियत यूनियन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर जो सिचुएशन चल रही थी, बगराम एयरबेस जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म होती है एंड रशिया यूएसएसआर टूटकर रशिया बन जाते हैं अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो बगराम एयरबेस है वो कि अब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसकी बनी? वो अब यूएसए की बनी। इसी वजह से जो इसकी एक्सपेंशन का काम है, इसकी मॉडर्नाइजेशन का काम है, वो यूएसए के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज कि फेब जीएसटी कलेक्शन इंक्रीजेस बाय 8.1% ओवर 1 जो कि अब हमारे रुपीज 1.83 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। तो अब जीएसटी की कलेक्शन 8.1% के आसपास हो चुकी है। एंड इसी हिसाब से कि जो रुपीज 1.83 लाख करोड़ जो कि 8.1% की इक्विवेलेंट है कि कितना आपको जीएसटी का रेवेन्यू यहाँ पर आया है। तो दिस इज एन इंक्रीज कि जीएसटी रेवेन्यू में। एंड लोगों ने, अगर आप देखोगे कि जो टैक्स रिटर्न है वो भी ज्यादा भरी है, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू जो अगर आप देखोगे ग्रॉस में, दैट ऑल्सो रोज टू 5.3%, जो कि
1.36 लाख करोड़ रुपीस का है, एंड ग्रोस इंपोर्ट रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ के 17.2% हो चुका है। एंड फाइनली अगर आप देखो कि ग्रॉस इंपोर्ट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंपोर्ट जो है वो भी ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, बट जो रेवेन्यू अब इंपोर्ट से आ रहा है वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिफंड्स जो है वो भी 10.2% से बढ़ गए हैं, एंड कितनी वैल्यू निकल के आई है 22,595 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यही दी गई है कि आप कहोगे कि बहुत सारी ऐसी जो स्टेट्स है जहां पर अभी भी जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, दैट इज तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एंड सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, एंड नेशनल एवरेज के काफी बिलो है। नेशनल एवरेज जीएसटी कलेक्शन की 8% के आसपास है। तो रिपोर्ट किसने की है? अब फाइनली अगर आप देखो स्टेट्स जिसमें वेस्ट बंगाल 1% है, हरियाणा 2%, उत्तर प्रदेश 5% एंड महाराष्ट्र 6%, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, आपको न्यूज में बताया गया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जीएसटी जो 2.0 रिफॉर्म्स सितंबर लास्ट ईयर में लगाए गए थे, रिटर्न जरूर इंक्रीज हुई हैं यहाँ पर, जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी मर्ज करके सिंप्लीफाई कर दिए गए थे। अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है कि ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट बहुत सारी जो जीडीपी है जो स्टेट्स की, डिफरेंट स्टेट्स की, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स कलेक्शन है उनके अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि कॉज ऑफ कंसर्न नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल एवरेज इज 8% एंड 8% से काफी ऐसी स्टेट्स जो है वो कम रेवेन्यू कमा रही हैं। Consider the following: GST was implemented by the 123rd Amendment Bill. ठीक है, या फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग। GST Council takes decision through a consensus-based approach during its meetings. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड फाइनली राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पार्लियामेंट में। ठीक है, पास किया गया था इसको, सॉरी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था इसको राज्यसभा के द्वारा ऑन 3rd of August 2016 एंड लोकसभा के द्वारा ऑन 8th of August 2016 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, एंड फाइनली जो जीएसटी है इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। एंड जो जीएसटी काउंसिल है यहाँ पर यही बोला जाता है कि उनके जो डिसीजंस हैं वो कंसेंसस बेस्ड ही होते हैं, बट किसी भी अब नए प्रोजेक्ट के ऊपर, नए प्रपोजल के ऊपर बात करनी है तो आउट ऑफ द होल शेयर ऑफ वोट्स 1/3 ऑफ द शेयर जो है ऑफ वोट वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स का होता है, एंड 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ वोट्स जो है वो क्यूमुलेटिवली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। एंड जो वेटेज यही आपको यहाँ पर बताई गई है, एंड जो डिसीजन जो है 2/3 की टोटल वोट्स की जो कास्ट की गई है, एंड द प्रपोजल वो भी कैरिड फॉरवर्ड है कि टोटल वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ प्रपोजल इज इक्वल और ग्रेटर देन 3/4। तो कहने का यहाँ पर यही मतलब है कि अब हमारे पास 4 हिस्से हैं, है ना, 3/4 की यहाँ पर बात हो रही है, एंड सबसे बड़ी बात 1/3 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 3rd एंड 4th की यहाँ पर बात हो रही है। 1/3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एंड जो 2/3 है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो अब कोई भी प्रपोजल यहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंगली, अब कोई भी ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब टोटली सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का एक कॉमन कंसेंसस होगा, सबका अपना अपना वर्जन भी तो हो सकता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में हो सकते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ यहाँ पर फेवर कर रही हो। तो कहने का मतलब यही है कि इसी कंसेंसस को अगर आपको कंसिडर भी करना है तो जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो वेटेज है वो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि 3/4 जो कि टोटल इसका निकलता है, मतलब टोटल हमारा 3 निकलता है ना, कि 3/4 जो लोग हैं यहाँ पर, या जो आप कह सकते हो स्टेट्स है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर उसको यहाँ पर पास कर देते हैं उसके बाद ही इसको यहाँ पर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कोई थ्रेशोल्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता ना, जो कि मेजोरिटी में ले जाता है, दैट इज जो कि जिसके पास भी मेजोरिटी इलेक्शन में होती है वो भी यहाँ पर क्या करता है, वो सरकार बना लेता है। कोई ऐसा तो नहीं थ्रेशोल्ड रखा हुआ कि 50% है, जो कि हमारे पास किसके अंदर है, प्रोपोर्शनल वोटिंग के थ्रू यहाँ पर किया जाता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो होता है कि उसमें एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट किया गया है कि एटलीस्ट जो आपके पास वोट्स इन फेवर है फॉर अ प्रपोजल टू बी पास्ड वो एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कि ये थ्रेशोल्ड अगर होता है उसके बाद जाके जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन होती है। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, दोबारा समझा दूंगी। कि ईरान बॉम्ब्स यूएस एलाइज अक्रॉस वेस्ट एशिया, तो अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? ईरान एंड यूएसए की, वैसे तो शुरुआत यहाँ पर ईरान एंड इजराइल के द्वारा की गई, यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया। सो एज अ रिजल्ट जो अब रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट भी काइंड ऑफ कह सकते हो ऑफ ईरान, दैट इज आयतुल्लाह खमीनी, तो उनका जो आप कह सकते हो देहांत हो गया यहाँ पर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अटैक जो कि यूएसए के द्वारा यहाँ पर किया गया है ना, एंड ईरान की मीडिया ने भी इसको कंफर्म किया। तो उसी का रिवेंज लेने के लिए अब यहाँ पर जितने भी अलाइज है वेस्ट एशिया के अंदर, ओमान हो गया, यूएई हो गया, तो अब ईरान जो है उनके ऊपर अटैक कर रहा है।
ठीक है। तो इसी वजह से अब सिवियरिटी आप देख सकते हो सिचुएशन की, वो एक कंप्लीटली एक रीजनल वॉर में कंप्लीट हो चुका है, जो कि इनिशियल आइडिया वॉज कि ईरान एंड यूएसए की यहाँ पर वॉर हो सकती है। इसराइल ने शुरुआत की, इसराइल भी इसका पार्ट बन चुका है। अब आप देखो कि ओमान एंड इवन यूएई, दुबई जैसे जो एरियाज हैं, ये सब इसका पार्ट यहाँ पर बन गए हैं। तो ये अब आपको क्या लग रहा है, रीजनलिज्म या रीजनलिज्म भी नहीं, रीजनल वॉर की तरफ ये तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ओमान के ऊपर अटैक हो रहा है या यूएई के ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री बेसिस है, आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट जो बेसिस हैं वो यूएसए के एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर द रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ कमीनी, तो ये इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस को, या आप कह सकते हो डिफरेंट बेसिस फॉर द डिफेंस ऑल्सो, वो उनको यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट कि डिफरेंट जो अब आप कह सकते हो इस्लामिक नेशन है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा। ठीक है। देन विल लेवरेज टेक टू क्रैक डाउन ऑन मार्केट मैनिपुलेटर्स, से सेबी। तो अब सेबी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत हद लेवल तक यहाँ पर देखी जा रही है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो मैनिपुलेशन लेवल्स हैं, वो हेजिंग वाली जब हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अब हो रही है मार्केट के अंदर। एंड इसी वजह से वन ऑफ द रीजंस कि हमारी जो मार्केट है वो वेल परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर पा रही है। अगर परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हो पा रही है तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। कई बार जो आप कह सकते हो कि इंटरफेरेंस की वजह से जो शेयर मार्केट के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पर आ जाता है। तो ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। यूएसए के साथ जो डील है वो भी अभी यहाँ पर अटकी हुई है। मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट मैनिपुलेटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी मैनिपुलेटर हो सकता है थ्रू इलिसिट चैनल्स आल्सो। तो अगर ऐसे आप क्या कहोगे कि मैनिपुलेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर जो सेबी चीफ है वो यही बोल रहे हैं कि हम एआई को इंटीग्रेट यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर क्या नाम है, सर्वम एआई। ठीक है। सर्वम जो है इसके अकॉर्डिंगली इसकी स्पेशलिटी यहाँ पर यही है कि जो भी अब किसी भी तरह की ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब एआई है तो फास्टर मॉडल है, अडेप्टेबिलिटी जल्दी हो सकती है, जो इतना सारा डेटा है वो एक ही टाइम पे आप कह सकते हो प्रोसेस किया जा सकता है, विच इज अ बेनिफिट, है ना। तो इसी वजह से इसको एनालाइज किया जाएगा कि कोई भी अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जिसके ऊपर एक्शन लेने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये उसको क्या कर देगा, रेड फ्लैग कर देगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यूपीआई जो अब है ट्रांजैक्शन व्हेन इट कम्स टू यू कैन से मार्केट पोर्टफोलियोज, अगर उसके थ्रू किसी भी तरह की पेमेंट की जा रही है उसको भी एनालाइज किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो स्ट्रिक्टर जो नॉर्म्स है व्हेन इट कम्स टू यूपीआई ऑल्सो, उसको भी इंप्लीमेंट यहाँ पर करने की बात की जा रही है। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड इस तरीके से जो पैसा है जो अब जा रहा है मार्केट से, है ना, उस चीज को भी यहाँ पर रोका जा सके। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं, लोगों का विश्वास होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर मार्केट, तभी जाकर वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल से यहाँ पर आपको बात की गई है। तो आज की न्यूज का सिलसिला यहीं से शुरू होकर खत्म भी हो गया, पता भी नहीं लगा। एंड इन केस यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा एग्जिस्ट करता है वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। तो अगेन यही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि पढ़ाई जो है अपनी मत छोड़ना, होली के दिन भी आ चुके हैं तो इन्जॉय कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम जो है ना उसी में इंजॉयमेंट में निकालिएगा, ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पेपर का टाइम आ चुका है। अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए, चेंज ऑफ सीजन है तो बीमार होने के चांसेस हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो आपके आराम से 3-4 दिन यहाँ पर और वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो सैक्रिफाइसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।